सरकारी सामान्य ज्ञान में फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों का। आज हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज, मतलब रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी। आइसोटोप डेटिंग देखेंगे। रेडियो सक्रिय समस्थानिकों की उपयोगिता को जानने की कोशिश करेंगे और नाभिकीय ऊर्जा के बारे में जानकारी लेंगे। रेडियो सक्रिय क्षय के बारे में जानेंगे, हाइड्रोजन बम के बारे में जानेंगे, सूर्य की ऊर्जा के बारे में जानेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी से। तो किसी अस्थायी नाभिक के विघटन से अस्थायी नाभिक बनने में जितने भी विघटन पद आते हैं उन पदों की श्रेणी को रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी कहते हैं। ये श्रेणियाँ 4 प्रकार की होती हैं। तो पहला जो श्रेणी होगा वह थोरियम श्रेणी कहलाएगा और इसे फोरेन श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसका जनक तत्व जो है 90 थोरियम 232 और अंतिम स्थायी उत्पाद 82 PB 208 होगा। दूसरा श्रेणी हमारा नेप्च्यूनियम श्रेणी है जो फोरेन+1 श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसका जनक तत्व 93 NP 237 और इसका अंतिम स्थायी उत्पाद 83 BI 209 है। उसी तरह यूरेनियम श्रेणी है, इसको फोरेन+2 श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। इसका जनक तत्व जो है 92 U 238 तथा अंतिम उत्पाद 82 PB 206 है। उसी तरह एक्टिनियम है, इसको फोरेन+3 श्रेणी में रखते हैं। 92 इसका जनक तत्व 92 U 235 और अंतिम उत्पाद PB 82 207 है। तो इसमें जो है फोरेन+2 फोरेन+3 रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणियाँ प्राकृतिक है और फोरेन+1 श्रेणी कृत्रिम रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी है। प्रत्येक प्राकृतिक विघटन श्रेणी का स्थायी उत्पाद PB होता है। तो जिसका स्थायी उत्पाद PB होगा ना वो प्राकृतिक विघटन श्रेणी होगा। दूसरा आप देखते हैं रेडियो आइसोटोप डेटिंग। इसमें है कि रेडियो आइसोटोप डेटिंग किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मात्रा को किसी पत्थर के नमूने, काष्ठ या जैव अवशेष में माप करके उसके आयु का निर्धारण करना रेडियो आइसोटोप डेटिंग कहलाता है। कार्बन डेटिंग रेडियो आइसोटोप डेटिंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्मों, मृत पेड़ पौधों आदि की आयु का गणना किया जाता है। निर्जीव वस्तुओं जैसे पृथ्वी, पुरानी चट्टानें आदि की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अधिक पुरानी चट्टानों के लिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि भी अधिक उपयुक्त सिद्ध हुई है। मृत पेड़ पौधों के लिए मृत पेड़ पौधों और जानवरों की आयु निर्धारण में 6C14 और 6C12 का अनुपात ज्ञात करके किया जाता है। अब है कि रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का कुछ उपयोग हम लोग देखेंगे। किसी तत्व के ये समस्थानिक परमाणु रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करते हैं, रेडियो समस्थानिक कहलाते हैं। और इसके जो उपयोग हैं ये इस प्रकार से हैं। तो कुछ कम क्रियाशील रेडियो सक्रिय किरणों का उपयोग अनाज, फल, सब्जियों आदि के रोगाणुनाशन में किया जाता है। यानी डिसइंफेक्शन करने में जो है ना, ये रेडियो सक्रियता गुण का उपयोग करते हैं, समस्थानिक का उपयोग करते हैं। और रेडियो सक्रिय यूरेनियम 92 U 238 का उपयोग पृथ्वी की आयु निर्धारण में किया जाता है। रेडियो सक्रिय सोडियम के द्वारा शरीर में रक्त प्रवाह का वेग मापा जाता है।
रेडियो सक्रिय लोहा का उपयोग एनीमिया रोग ज्ञात करने में होता है। रेडियो सक्रिय फास्फोरस का उपयोग अस्थि रोग के इलाज में होता है। रेडियो सक्रिय आयोडीन का उपयोग थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न विकार ज्ञात करने में किया जाता है। रेडियो सक्रिय सोडियम का उपयोग रुधिर परिसंचरण तंत्र में उत्पन्न किसी प्रकार के विकिरण को ज्ञात करने में किया जाता है। रेडियो सक्रिय समस्थानिक का उपयोग पाचन तंत्र का अध्ययन करने में भी किया जाता है। कैंसर जैसे अनेक रोगों से ग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने में रेडियो सक्रिय समस्थानिक को उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक 27 CO60 का उपयोग कैंसर के इलाज में तथा मस्तिष्क में विकसित होने वाली ट्यूमर को नष्ट करने में किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के क्रियाविधि निर्धारण में रेडियो सक्रिय समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। रेडियो सक्रिय समस्थानिक का उपयोग पौधों में रुग्रोग की क्रिया जानने में किया जाता है। जमीन के अंदर बिछाई गई जल पाइप नलियों जैसे गैस पाइप नलियों तथा तेल पाइप नलियों में किसी प्रकार के छेद या रिसाव का पता लगाने के लिए भी इन समस्थानिकों का उपयोग होता है। इन समस्थानिकों का उपयोग अस्थियों में ट्रेसर के रूप में किया जाता है। इस विधि द्वारा मानव शरीर में किसी प्रकार के ट्यूमर का पता लगाया जाता है। तो ये सब था रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का कुछ प्रमुख उपयोग। अब देख लेते कि रेडियो सक्रिय क्षय रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है। तो प्रत्येक रेडियो पदार्थ से निरंतर 3 प्रकार की किरणों अल्फा बीटा और गामा का प्रत्येक रेडियो पदार्थ से निरंतर 3 प्रकार की किरणों अल्फा बीटा और गामा का उत्सर्जन होता रहता है। ऐसा होने से रेडियो सक्रिय पदार्थ का क्षय हो जाता है और नए तत्व के परमाणु का जन्म होता है। इस घटना को रेडियो सक्रिय क्षय अथवा रेडियो सक्रिय विघटन कहते हैं। रेडियो सक्रिय परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित परमाणु की संख्या के अनुपाती होता है। किरणों के उत्सर्जन पर दाब ताप आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा, मतलब नाभिकीय न्यूक्लियर एनर्जी जकरा कहते हैं अंग्रेजी में। तो किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तनों के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा की विपुल राशि को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के 2 स्रोत हैं। तो पहला नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत होगा वह नाभिकीय विखंडन के द्वारा होगा, दूसरा जो होगा वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होगा। तो देख लेते हैं, पहले नाभिकीय संलयन को देखते हैं। इसको अंग्रेजी में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। पहले नाभिकीय विखंडन को देखते हैं, इसको अंग्रेजी में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। वह क्रिया जिसके फलस्वरूप एक भारी नाभिक विखंडित होकर 2 हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है तथा ऊर्जा की एक विशाल राशि विमुक्त होती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। 1939 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक ओटो हॉर्न और स्ट्रासमैन ने बताया कि 92 यूरेनियम 235 के नाभिक पर मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से प्रहार करने पर यूरेनियम का नाभिक टूटकर 56 बेरियम 141 तथा 36 क्रिप्टन 92 में बदल जाता है और इस प्रक्रिया में द्रव्यमान की क्षति होती है। यह क्षति आइंस्टीन के समीकरण E = m/c² के द्वारा गणना की जा सकती है, जहाँ E एनर्जी, m मास द्रव्यमान और c प्रकाश का वेग होता है। परमाणु बम के विस्फोट में यही श्रृंखला प्रक्रिया तेजी से होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रित ढंग से संपन्न कराकर प्राप्त ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण एवं रचनात्मक कार्यों में किया जाता है। और दूसरा हमारा जो है
वह है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। वह अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाते हैं। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान की सदैव क्षति होती है, जो आइंस्टीन समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यह अभिक्रिया चूँकि अति उच्च ताप पर होती है, जिसे ऊष्मानाभिकीय प्रक्रिया कहा जाता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा का कारण यही ऊष्मानाभिकीय अभिक्रिया है। हाइड्रोजन बम के निर्माण में नाभिकीय संलयन का सिद्धांत निहित होता है। इसी कारण हाइड्रोजन बम की संहारक क्षमता परमाणु बम की तुलना में कई गुना अधिक होती है। नाभिकीय अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए पदार्थ की मात्रा क्रांतिक मात्रा के बराबर होनी चाहिए। यदि पदार्थ की मात्रा क्रांतिक मात्रा से कम हो तो उत्पन्न न्यूट्रॉन बाहर पलायन कर जाते हैं तथा श्रृंखला अभिक्रिया रुक जाती है। यदि पदार्थ की मात्रा क्रांतिक मात्रा से अधिक हो तो विस्फोट हो जाता है। भारत ने पहला सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण 1973 में पोखरण में राजस्थान में किया, जबकि दूसरा परीक्षण पोखरण के नज़दीक खतलोई में 11 मई 1998 को 3 नाभिकीय विस्फोट करके किया। पूरा 13 मई 1998 को पोखरण में ही 2 और विखंडन विस्फोट किए गए। अब देखते हैं हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक ने सन 1952 में किया था। यह बम नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है, जिसमें ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम हाइड्रोजन समस्थानिकों के संलयन से ऊर्जा विमुक्त होती है। हाइड्रोजन बम के मध्य में उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए एक छोटा परमाणु बम रखा जाता है तथा इसके चारों ओर ड्यूटेरियम तथा लिथियम 6 का मिश्रण भरा जाता है। यह बम परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। जब हाइड्रोजन बम पर कोबाल्ट का खोल चढ़ा दिया जाता है तो यह कोबाल्ट बम कहलाता है। इससे हाइड्रोजन बम की मारक क्षमता और बढ़ जाती है। अब देखते हैं सूर्य की ऊर्जा। सूर्य तथा ब्रह्मांड के जितने भी तारे होते हैं उसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती हैं। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम का बना होता है। मतलब सूर्य में जो 71% हाइड्रोजन तथा 26% हीलियम है। सूर्य के केंद्र का ताप लगभग 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। इतने अधिक ताप पर हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन हीलियम नाभिक में होता रहता है, जिससे बहुत मात्रा में ताप एवं प्रकाश ऊर्जा विमुक्त होती रहती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। तो फिर अगले विषय वस्तु के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।